आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बजट 2025-26 पर गहन एवं विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यह चर्चा न केवल जेपीएससी एवं जेएसएससी अपितु झारखंड में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। साथ ही अंत में हम लोग इस विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करेंगे ताकि एग्जाम्स में हम लोग बेहतर तरीके से इन पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाएं। बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राज्य का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की सरकारी सोच और प्राथमिकताओं का ब्लूप्रिंट होता है? सही कहा। ये सिर्फ नंबर नहीं होते, ये इरादे होते हैं। सरकार आने वाले साल में क्या करना चाहती है, किस पर ज्यादा ध्यान देगी, किस पर कम, ये सब बजट से ही पता चलता है। तो सबसे पहले हम जरा बजट की अवधारणा को ही समझ लेते हैं। आसान शब्दों में यह है क्या? देखिए, बहुत ही सरल भाषा में बजट एक घर के हिसाब किताब जैसा है। एक साल में सरकार के पास कहां-कहां से पैसा आएगा, जिसे हम प्राप्तियां कहते हैं, और वो उस पैसे को कहां-कहां खर्च करेगी, जिसे व्यय कहा जाता है। बस इसी का लेखा-जोखा बजट है। और हम अक्सर सुनते हैं एक केंद्रीय बजट होता है और फिर राज्यों के अपने बजट होते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? जी, ये समझना बहुत जरूरी है। केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है। उसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, हाईवे जैसे बड़े मुद्दे होते हैं। जबकि राज्य का बजट वो राज्य की अपनी जरूरतों पर केंद्रित होता है, जैसे राज्य की पुलिस व्यवस्था, कृषि, स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, मतलब जो मुद्दे सीधे तौर पर राज्य के लोगों से जुड़े होते हैं। तो इस लिहाज से झारखंड बजट 2025-26 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे हमें तीन चीजें साफ साफ पता चलती हैं। पहली, राज्य की आर्थिक दिशा क्या है। दूसरी, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या वो सड़कों पर ज्यादा खर्च कर रही है या सामाजिक योजनाओं पर। और तीसरी, कौन सी नई योजनाएं आ रही हैं। इन्हीं सब से तो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये बजट किस आर्थिक पृष्ठभूमि में पेश किया गया है। झारखंड की वर्तमान आर्थिक स्थिति आखिर है कैसी? देखिए, जो आंकड़े हमारे पास हैं वो एक मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि आर्थिक विकास दर यानी जीएसडीपी ग्रोथ रेट वो स्थिर बनी हुई है। 2023-24 में ये 7.5% थी और 2025-26 के लिए भी इतना ही अनुमान है। ये एक मजबूत संकेत है। 7.5%? सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर क्या चल रहा है? मतलब कौन से सेक्टर इसे आगे बढ़ा रहे हैं? अगर हम इसकी बनावट देखें तो सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है, जिसका लगभग 44% योगदान है। उसके बाद उद्योग का नंबर आता है करीब 33% और फिर कृषि का लगभग 23%। तो ये एक संतुलित अर्थव्यवस्था लगती है। लेकिन एक आंकड़ा है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो करीब 1,15,960 रुपए है, वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो इसका मतलब क्या यह है कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से राज्य के सामने जो चुनौतियां हैं वो उभर कर सामने आती हैं। इन्हें हम विकास की बाधाएं या ग्रोथ कॉन्स्ट्रेंट्स कह सकते हैं। वो क्या है? देखिए, 3 मुख्य बाधाएं हैं। पहली, गरीबी। राज्य की एक बड़ी आबादी आज भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निर्भर है। सरकार पर एक दबाव है कि वो उनकी देखभाल करे। और दूसरी है राज्य की जनजातीय जनसंख्या। ये एक अनूठी चुनौती है। आप कोई भी विकास योजना लाइए, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो समावेशी हो और जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान करे। ये बहुत संवेदनशील मामला है। और तीसरी, जिसके बारे में हमेशा बात होती है, वो है खनन पर निर्भरता। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। आज राज्य के राजस्व का मतलब कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन से आता है, लेकिन पूरी दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। कोयले का भविष्य अनिश्चित है। तो जिस चीज पर आज आप टिके हैं वही कल आपकी कमजोरी बन सकती है। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच ये नया बजट आया है। पिछले साल यानी 2024-25 का बजट लगभग 1.28 लाख करोड़ का था। इस साल ये बढ़कर 1.45 लाख करोड़ हो गया है। लगभग 13% की बढ़ोतरी। जी, लेकिन बढ़ोतरी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बजट का दर्शन, इसकी सोच। हर बजट का एक नजरिया होता है। इस बजट का नजरिया क्या है? इसे अबुआ बजट कहा जा रहा है, जिसका मतलब है हमारा बजट। नाम से ही एक समावेशी दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि इस बार प्राथमिकता बदली है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बयान है।
उन्होंने कहा कि पिछले 24 सालों से प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर पर थी, लेकिन इस बार सरकार ने सामाजिक क्षेत्र मतलब महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। ये एक वैचारिक बदलाव है। तो चलिए अब बजट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी आंकड़ों पर आते हैं। इन बड़ी बड़ी संख्याओं को जरा सरल भाषा में समझते हैं। कुल बजट का आकार तो 1,45,400 करोड़ रुपए है जी। और इस बड़ी रकम को हम दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या फर्क है? इसे एक घर के बजट से समझिए। राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो घर को चलाने के लिए हर महीने खर्च होता है, जैसे राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, कर्मचारियों का वेतन, पेंशन। ये जरूरी है, लेकिन इससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। और इस साल ये कितना है? इस साल ये 1,10,636 करोड़ रुपए है और इसमें पिछले साल से 20.48% की भारी बढ़ोतरी हुई है। 20% से भी ज्यादा? हाँ। और पूंजीगत व्यय? पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिसे भविष्य के लिए संपत्ति बनती है, जैसे घर में एक नया कमरा बनवाना या सरकार के मामले में नए स्कूल, अस्पताल, सड़कें या पुल बनाना। ये एक तरह का निवेश है। और इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये इस साल 34,763 रुपए 30 करोड़ है और इसमें बढ़ोतरी सिर्फ 7.81% की है। अच्छा, अब तस्वीर एकदम साफ हो रही है। घर चलाने का खर्चा 20% से ज्यादा बढ़ गया और भविष्य के लिए निवेश सिर्फ 8% से कम बढ़ा। ये साफ दिखाता है कि सरकार का ध्यान तत्काल जरूरतों और सामाजिक योजनाओं पर है। बिल्कुल, यहीं से हमें सरकार की प्राथमिकता का अंदाजा लगता है। और जब भी हम खर्च की बात करते हैं, एक और शब्द आता है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। हाँ, ये शब्द सुनते ही लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब क्या है? क्या राज्य कर्ज में डूब रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर। अगर आपकी कमाई 100 रुपए है और खर्च 110 रुपए, तो जो 10 रुपए का अंतर है वही घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो झारखंड की स्थिति क्या है? ये घाटा कितना बड़ा है? और मजे की बात यह कि इस मामले में झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी है। 2025-26 के लिए ये घाटा जीएसडीपी का सिर्फ 2% अनुमानित है। क्या ये सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित। एक कानून है, FRBM अधिनियम, जिसके तहत राज्यों के लिए ये सीमा 3.5% है। तो 2% का लक्ष्य रखना एक बहुत ही अनुशासित और स्वस्थ वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। लेकिन एक मिनट, क्या इस अनुशासन का मतलब ये है कि हम विकास पर कम खर्च कर रहे हैं? मतलब कम उधार ले रहे हैं तो बड़ी परियोजनाओं पर कम पैसा लगा रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ राज्य पर जो कुल कर्ज का बोझ है वो भी जीएसडीपी के अनुपात में लगातार घट रहा है। 2021-22 में ये 30.2% था, जो अब घटकर 27.3% रहने का अनुमान है। ये बहुत सकारात्मक है। आर्थिक क्षेत्र जैसे कि सड़कें, ऊर्जा, उद्योग, उनके लिए आवंटन में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बजट की प्राथमिकता साफ है। सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840 करोड़, जबकि आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675 करोड़। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा खासकर सामाजिक योजनाओं के लिए आएगा कहां से? चलिए सरकार की आय के स्रोतों को समझते हैं। जी, सरकार की कुल प्राप्तियां मतलब उधार को छोड़कर कुल कमाई वो 1,25,400 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है राज्य के अपने राजस्व से, जो करीब 61,056 करोड़ रुपए है। और ये राज्य का अपना राजस्व कहां से आता है? इसके भी दो मुख्य भाग हैं। पहला है कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू, जो करीब 35,200 करोड़ रुपए है। इसमें जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, शराब पर लगने वाला उत्पाद शुल्क, ये सब शामिल हैं। और दूसरा है गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो करीब 25,856 करोड़ रुपए है। और यहीं पर झारखंड की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम पहलू छुपा है। आप खनन से होने वाली आय की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इस गैर कर राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा खनन से मिलने वाली रॉयल्टी से आता है। ये राज्य की बड़ी ताकत भी है और जैसा हमने पहले बात की, एक बड़ा जोखिम भी। लेकिन क्या राज्य पूरी तरह से अपनी कमाई पर ही निर्भर होता है? केंद्र सरकार की भी तो भूमिका होती है। हाँ, बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसे एक वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। एक गोला है राज्य की अपनी कमाई का, दूसरा बड़ा गोला है केंद्र से मिलने वाला पैसा। इसमें एक तो केंद्रीय टैक्स में जो राज्य का हिस्सा होता है वो मिलता है, और दूसरा
केंद्र सरकार की कई योजनाएं होती हैं, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, जिन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहते हैं, उनमें भी केंद्र पैसा देता है। तो मतलब राज्य की वित्तीय गाड़ी चलाने के लिए केंद्र का इंजन भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और इसीलिए संसाधन जुटाने की चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि खनन पर निर्भरता कैसे कम की जाए और राज्य अपने टैक्स का आधार कैसे बढ़ाए। मतलब और कौन से क्षेत्र हैं जहां से टैक्स आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें आय और व्यय का मोटा-मोटा हिसाब समझ आ गया है। अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? क्षेत्रवार विश्लेषण करते हैं। शिक्षा से शुरू करें? जरूर। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां हैं। समग्र शिक्षा अभियान की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। कई स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं और शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। तो क्या बजट इन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है? हाँ, बजटीय फोकस इन्हीं कमियों को दूर करने पर है। हालांकि कोई बहुत बड़ी नई योजना नहीं है, लेकिन मौजूदा योजनाओं को मजबूत करने पर जोर है। और स्वास्थ्य का क्या हाल है? स्वास्थ्य और पेयजल, इन दोनों को मिलाकर कुल बजट का 8.38% आवंटित किया गया है। झारखंड की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। कृषि और ग्रामीण विकास, ये तो झारखंड की आत्मा है। बिल्कुल, और ये आवंटन में दिखता भी है। ग्रामीण विकास विभाग को 11.39% और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को 4.71% मिला है। इसमें एक खास योजना है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जिसके लिए 255 करोड़ रुपए का आवंटन है, जिससे करीब 7,000 लोगों को लाभ मिलेगा। लेकिन इस बजट का सबसे चर्चित पहलू तो सामाजिक सुरक्षा पर किया गया खर्च है। हाँ, और वो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। कुल सामाजिक क्षेत्र का आवंटन 62,844 करोड़ रुपए है। और इसके अंदर एक योजना है जो सब पर भारी है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यानी JMMSY। इस योजना के लिए आवंटन कितना है? 13,363.35 करोड़ रुपए। यह कुल बजट का 9.19% है। एक अकेली योजना के लिए इतना बड़ा आवंटन अभूतपूर्व है। और इसमें होता क्या है? इसके तहत 18 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली योजना के लिए भी 5,509.4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मेंस परीक्षा के नजरिए से देखें तो इस पर एक विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है। मतलब इस तरह के भारी कल्याणकारी खर्च के फायदे और संभावित नुकसान क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फायदा साफ है, महिला सशक्तिकरण, गरीबी में कमी, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना। लेकिन इसका दूसरा पहलू है राजकोषीय बोझ। क्या राज्य लंबी अवधि में इतना बड़ा खर्च उठा पाएगा? और क्या इस खर्च की वजह से पूंजीगत व्यय, यानी भविष्य के लिए संपत्ति निर्माण पर असर पड़ेगा? यही कल्याण बनाम विकास की बहस का केंद्र है। और यह असर साफ दिख भी रहा है। बुनियादी ढांचे जैसे सड़क और परिवहन को सिर्फ 4.27% मिला है। जी, प्राथमिकता का यह बदलाव बहुत स्पष्ट है। जोर प्रत्यक्ष लाभ पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना नहीं। चलिए अब थोड़ा और झारखंड विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान देते हैं। अबुआ बजट नामकरण का आदिवासी कल्याण से क्या सीधा संबंध है? देखिए, ये नामकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संकेत है। ये सरकार की मंशा दिखाता है कि वो आदिवासी समुदाय को विकास के केंद्र में रखना चाहती है। हालांकि बजट में कोई एक अलग से बड़ी आदिवासी योजना नहीं है, लेकिन रणनीति ये है कि सामाजिक क्षेत्र पर जो इतना बड़ा खर्च हो रहा है, उसका लाभ अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की बड़ी आदिवासी आबादी तक पहुंचेगा। और महिला, युवा और रोजगार पर क्या फोकस है? महिला के लिए तो मैया सम्मान योजना इस बजट का सबसे बड़ा तोहफा है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन के लिए 585 करोड़ रुपए का आवंटन है। उच्च शिक्षा में भी कुछ नई पहल है शायद? हाँ, 2 महत्वपूर्ण पहलें हैं। एक है झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना है। और दूसरा, युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए कौशल और फिनटेक पर आधारित 2 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की योजना है। अब उस मुद्दे पर वापस आते हैं जो झारखंड के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, खनन, अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ा जोखिम। जी, ये आज अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन कल का सबसे बड़ा जोखिम भी। भारत का लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो हासिल करना। इसका मतलब है कि कोयले पर निर्भरता कम करनी ही होगी। जब ऐसा होगा तो झारखंड के राजस्व पर सीधा और बहुत गहरा असर पड़ेगा।
तो क्या बजट इस भविष्य की चुनौती के लिए कोई तैयारी करता है? सीधे तौर पर नहीं, बजट का फोकस आज की जरूरतों पर है, लेकिन लंबी अवधि की रणनीति के तौर पर राज्य को हरित आर्थिक विविधीकरण यानी ग्रीन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खनन के अलावा दूसरे क्षेत्रों को विकसित करना होगा, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण। एक अनुमान के मुताबिक इस बदलाव के लिए लगभग 41.4 बिलियन डॉलर के भारी निवेश की जरूरत होगी। ये बजट उस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाता, लेकिन ये एक बहस जरूर शुरू करता है। एक और बात, क्या इस बजट में कोई बड़ी नई योजना की घोषणा की गई है? दिलचस्प बात यही है कि सूत्रों के अनुसार किसी बड़ी नई कल्याणकारी योजना की घोषणा नहीं की गई है। तो फिर इतना बड़ा बजट कैसे हो गया? रणनीति यह है कि नई योजनाएं शुरू करने के बजाय जो मौजूदा योजनाएं हैं, खासकर मैया सम्मान योजना, उसी के पैमाने को बहुत बड़ा कर दिया गया है। फोकस विस्तार पे है, नई शुरुआत पर नहीं। तो कुछ नई नीतियां या पहले तो है? हाँ, नीतियां हैं, जैसे हमने बात की झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी और कौशल एवं फिनटेक विश्वविद्यालय की स्थापना। ये भविष्य में मानव पूंजी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। एक प्रतियोगी छात्र को इस पूरे विश्लेषण से परीक्षा के लिए क्या मुख्य बातें याद रखनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए कुछ मुख्य तथ्य क्या होंगे? बिल्कुल, प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे आंकड़े याद रखने जरूरी हैं। पहला, कुल बजट का आकार 1,45,000 करोड़ रुपए। दूसरा, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीएसडीपी का 2%। तीसरा, जीएसडीपी विकास दर का अनुमान 7.5%। और योजनाओं से जुड़ा कोई खास आंकड़ा? हाँ, मैया सम्मान योजना का बजट 13,363.35 करोड़ रुपए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बजट का उपनाम अबुआ बजट, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो हुए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स, लेकिन मेंस परीक्षा के लिए तो विश्लेषण चाहिए होता है। उसके लिए एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जा सकता है? मेंस के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। उत्तर की शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन में आप लिखें कि 1,45,000 करोड़ का यह अबुआ बजट सामाजिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर पिछले बजटों से एक वैचारिक बदलाव का संकेत देता है। और मुख्य भाग यानी बॉडी में क्या लिखे? और बॉडी में 3-4 बिंदु बनाएं। पहला, वित्तीय स्वास्थ्य। इसमें 2% के अनुशासित राजकोषीय घाटे और घटते ऋण जीएसडीपी अनुपात का जिक्र करके राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन की बात करें। दूसरा, प्राथमिकताओं का विश्लेषण। यहां जेएमएसवाई जैसे कल्याणकारी खर्च की तुलना पूंजीगत व्यय से करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर चर्चा करें, मतलब कल्याण बनाम विकास की बहस। और तीसरा बिंदु? तीसरा, राजस्व की चुनौतियां। यहां खनन पर निर्भरता के दीर्घकालिक जोखिमों पर प्रकाश डालें और आर्थिक विविधीकरण की जरूरत पर जोर दें। और चौथा, सकारात्मक कदम। इसमें कौशल विकास और नई शिक्षा नीतियों जैसे कदमों की सराहना करें। और निष्कर्ष में क्या लिखा जाए? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में आप ये लिखें कि ये बजट तत्काल सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। हालांकि स्थायी विकास के लिए राज्य को भविष्य के वित्तीय जोखिमों से बचने के लिए रणनीतिक रूप से हरित आर्थिक विविधीकरण की ओर बढ़ना होगा। बहुत बढ़िया। इससे एक बहुत ही संतुलित और विश्लेषणात्मक उत्तर तैयार हो जाएगा। तो आज की चर्चा से यह साफ है कि एक अच्छा बजट केवल खर्च की सूची नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज होता है। बिल्कुल, ये बजट झारखंड के लिए एक बड़े दांव जैसा है। ये मानव विकास पर एक बड़ा निवेश है, इस उम्मीद के साथ कि यही निवेश कल के आर्थिक विकास की नींव बनेगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।